सम्मानित मंच राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का जो तीसरा चरण अब संपन्न होने जा रहा है। राष्ट्रीय आदिवासी जो एकता परिषद जो संगठन बनाया गया है वो आदिवासी भाइयों के लिए बनाया गया है, क्योंकि हमारे समाज को जातियों में बांटा गया है। हमारे समाज को जातियों में बांटा गया है। जातियों में बांटने के पीछे भी एक मतलब बड़ा रीजन है कि एससी की कैटेगरी में सबसे बड़ा ऊपर आएगा, मेघवाल आएगा, उसको सबसे ऊंचा समझते। ओबीसी में कहेंगे तो जाट आएगा तो उनको सबसे ऊंचा समझते। कहने का मतलब हमारे समाज में भ्रांतियाँ इस प्रकार की फैली हुई है। लेकिन मूल निवासी जो शब्द है उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं। और विदेशी कौन है? अभी बता रहे थे मीणा जी ने कि आदिवासी कौन थे, क्या आंदोलन किया, क्या उनकी भागीदारी थी, उनके साथ क्या अपमान हो रहा है, उनके बारे में आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। 21 मई 2001 की डीएनए रिपोर्ट माइकल बामशेद की रिपोर्ट है। उसमें इन लोगों को स्पष्ट रूप से लिखित में भी दिया गया और हमारे को भी लिखित में दिया गया। कहने का मतलब है कि हमारे लोग प्रूफ के साथ नहीं बोल सकते, हम बोल सकते इस बात को कि हम मूल निवासी हैं भारत के। और मूल निवासी लोगों को इन मनुवादी सरकार, मनुवादी लोग हैं, वो आदिवासी लोगों को भी नक्सली घोषित कर रहे हैं, आतंकी घोषित कर रहे हैं। बल्कि संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची में क्या दे रखा है कि आदिवासी जो लोग हैं जहाँ रह रहे हैं, वो जमीन है, जंगल है, उनके मकान है, कहीं भी जो रह रहे हैं, उसके ऊपर सरकार का भी आधिपत्य नहीं है। सरकार का आधिपत्य नहीं है, लेकिन उनको वहाँ पे पेट्रोल है, खनिज पदार्थ जो पाए जा रहे हैं, सरकार उनको पूंजीपतियों के नाम करवाना चाहती है और आदिवासियों को वहाँ पे जमीन से बेदखल कर रही है कि आप जमीन से बाहर जाइए। उनको कैसे निकाल रही? ऐसे आदिवासी जाने वाले नहीं है। अपने पूर्वज थे, महापुरुष थे, लड़ाई लड़के संघर्ष किया और संघर्ष के बाद भी आदिवासी कहीं भी अपने अभी भी राजस्थान में अपने जिले ऐसे हैं, उन आदिवासी भाइयों को ये नहीं पता कि बस कैसे चलती है, रोड कैसे है, कहाँ कैसे साधन है, नहीं पता उन लोगों को। उन लोगों को इन सरकार से क्या है, और सरकार उनको बेदखल बार बार कर रही है और नक्सली घोषित करके उनको मारा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये तो तानाशाही शासन है, सरकार का रवैया है, इनको समझना होगा। और इनसे बड़ा एक मुद्दा और है जो ईवीएम का है। ईवीएम के मुद्दे को भी स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमने आरटीआई के तहत ईवीएम भारत सरकार से रिपोर्ट मांगी। ईवीएम जो है भारत सरकार से रिपोर्ट मांगी कि भारत में ईवीएम जो मशीन है वो कितनी है। तो फैसला हमारे पास क्या आया? 20 लाख। और जहां मशीन बन के आई उनसे हमें रिपोर्ट मांगी कि आपने भारत को ईवीएम मशीन कितनी उपलब्ध करवाई। वो बताते 40 लाख मशीन। तो 20 लाख मशीन कहाँ गायब है? वो 20 लाख है, वो कहाँ है मशीन? उनसे धांधली हो रही है। हम कमल के बोर्ड पे दबा दो या हाथ के नाम पे दबा दो, जिसको सरकार बनानी है वो सरकार बनेगी। 2008 में 9 के अंदर कांग्रेस सरकार अपनी बनाई, 4 में बनाई, 2 बार कांग्रेस ने बना लिया समझौता करके और 2 बार बीजेपी ने बना लिया। अब की बार भी इन कांग्रेस और बीजेपी ने समझौता करके अपनी सरकार बनाएंगे। तीसरी सरकार का नाम नहीं आने देंगे, किसी भी हालत में नहीं आने देंगे। तो कहने का मतलब जो ईवीएम का जो मुद्दा है किसानों के ऊपर, वो को भी उठाना जरूरी है कि ईवीएम से लोग, उनको फर्क ही नहीं। उनको ये बोल रहे हैं कि हमें तो ईवीएम से चुनाव जीत के आ रहे, वोटों की हमें जरूरत ही नहीं है। जब उस मशीन से जीत के आ रहे तो हमारी वोटों की आवश्यकता कहाँ? फिर आज हमारे को आंदोलन करने की जरूरत कहाँ? हम भी घर पे बैठ सकते थे। तो इसलिए आपसे सभी से मेरा निवेदन ये है कि वर्तमान समय में जो समस्या क्रिएट हो रही है, उस समस्या को समाधान करने के लिए हमें ही जागरूक होना होगा। आने वाली पीढ़ी हमें कहेगी कि मेरे पूर्वज ऐसे नालायक थे, जिस दिन हमारे ऊपर समस्या थी वो मौन होकर, जैसे मुंह के ऊपर ऐसे छींके लगा रखी हैं, वो मुंह के ऊपर छींके लगा रखी, बोलने का भी उनको अधिकार नहीं था। और जो समाज में आगे आके जो बोल रहे हैं उनके मुकदमा, देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है। जो निर्दोष लोग हैं उस निर्दोष लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो कहने का मतलब समझ रहे हो कि मुकदमा दर्ज कर रहे हैं तो उनकी अथॉरिटी कितनी है। तो इसलिए आपसे मेरा यही निवेदन है कि समय को ध्यान में रखते हुए
हमारे ऊपर जो भी समस्या जो आ रही है, जैसे भी आपको सूचना सोशल मीडिया के रूप में मिले, अखबार में मिले या फोन के द्वारा किसी को भी सूचना मिले, ये न सोचे कि मुझे लिखित में तो फोन करें, लिखित में कोई आदेश दे तभी मैं यहाँ पे धरने प्रदर्शन में या किसी भागीदारी में शामिल हूँ। ऐसी भावना कोई नहीं रखे। समस्या हमारी एक है, समस्या भी हमारी राष्ट्रीय व्यापी है। तो राष्ट्रीय व्यापी तो संगठन है, हमें राष्ट्रीय व्यापी बनाना होगा। ये राष्ट्रीय व्यापी संगठन है। आज जो प्रोग्राम रैली प्रदर्शन का जो किया जा रहा है, भारत में 550 जिलों में किया जा रहा है, न कि एक झुंझुनू जिले में, न कि राजस्थान में। कहने का मतलब है भारत में 550 जिले में ये प्रोग्राम किया जा रहा है, तो 550 जिले में समस्या है और वो समस्या राष्ट्रीय व्यापी है। हमारे समाज में गली और मोहल्ले के संगठन बना रखे हैं, तो गली मोहल्ले के संगठन में हमारा समाधान होने वाला नहीं है। वो सभी संगठन एक मंच पे आकर उन मुद्दे पे बात करें और उन मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। हम एक साथ होंगे। कहने का मतलब ये हाथ में 5 अंगुली है, 1 अंगुली का कोई महत्व नहीं है, 5 का है तो हमारा हाथ काम करेगा। लेकिन जब हाथ नहीं काम करेगा, हाथ भी यहाँ से काट दिया जाएगा, तो हाथ किस काम का है। तो हम एक मिलकर 85% जो मोहल्ले निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, एक मंच पे आकर हम काम करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। कहने का मतलब है ये हजारों सालों की जो गुलामी है, हम ये सोचे कि एक दिन, एक साल, एक महीने में मिलने वाली है, मुझे ऐसा संभव नहीं है। हमारे महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपने बच्चे को कुर्बानी देती उन लोगों ने, उसके बावजूद भी हमारे लोग शांत बैठे हैं। तो शांत बैठने का समय नहीं है। हमारे पास कुछ भी अधिकार नहीं बचे, सब अधिकार हमारे खत्म कर दिए गए। न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी लाई गई है, पढ़ने वाली है, मैं डबल हूँ, क्या करूँगा, नौकरी कहाँ जाऊँगा, अधिकारी नहीं है, पढ़ लूँगा और नौकरी लगाऊंगा तो इन हाई कमान के गुलाम बनना पड़ेगा। और हाई कमान के गुलाम बनेंगे तो सरकार क्या चाहेगी कि हमारे गुलाम रहे। और समाज क्या चाहता है कि हमारा जनप्रतिनिधि चुन के आगे जाए और वो हमारी समाज की बात रखे। लेकिन वो बाबा साहब ने कहा था 1932 में पुनः पैक्ट के दलाल और बड़वे पैदा हुए हैं। तो हमारे जो राजनेता हमारे समाज में जो चुन के जाते हैं, वो समाज में भ्रांतियां फैलाते हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि समाज में क्या है, समाज के दलाल और बड़वे पैदा हुए। समाज की बात नहीं रखते वो। संविधान की प्रतियां जलाई गई दिल्ली में, कोई भी वहाँ पे आकर उनका विरोध नहीं किया। और उन लोगों ने किया, जैसे कि इनको 10% आरक्षण मिला है, कहीं आंदोलन किया, कहीं धरना प्रदर्शन किया, कहीं गोलियां खाई, एक भी नहीं मरा, लेकिन उनको आरक्षण मिल गया। आरक्षण की बात करते हैं, आपको राजस्थान की बात करते हो, राजस्थान में गुर्जर आंदोलन किया, कई गुर्जर मर गए, लेकिन उनको आरक्षण से वंचित किया गया। हरियाणा में जाट आंदोलन चला, आंदोलन चलने के बाद जाट मारे गए। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन किया, मराठा लोग मारे गए। गुजरात में गुजराती लोगों ने आंदोलन किया, वो लोग मारे गए। उन लोगों को जब अधिकार नहीं मिला, इन लोगों ने अपनी कुर्सी पर कायम रखा है, अपनी पोस्टों को कायम रखा है। और उन लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों को अपने बराबर न रखने और अपने समाज को भी अपने बस में रखा। अपने जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, वो उनके हाई कमान के गुलाम होते हैं, न कि हमारे समाज के। लेकिन कार्य क्या है, समाज में क्या है, उनको हमारे समाज की बात सुननी चाहिए, लेकिन वो नहीं सुन रहे। तो आपसे यही विनती है, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में कोई किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन हो, सूचना जिस भी भाई को मिले, जिस भी साथी को मिले, जिस भी बहन को मिले, जिस भी माता को मिले, वो समाज में आकर उस आंदोलन को सपोर्ट करें और भागीदारी निभाए। संगठन चलाते हैं तो संगठन में हमें आवश्यकता होती है, ऐसे नहीं चलने वाला। तन मन धन के जैसे आवश्यकता परिवार चलाने के लिए भी हमें आवश्यकता होती है, तो वो आवश्यकता की हमें समाज को ही पूर्ति करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप यहाँ पे पहुँचे, सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमें अब कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और राष्ट्रपति को नाम पे ज्ञापन देंगे। धन्यवाद। जय मूल्यवासी। हाँ, ठीक है।